नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वोट चोरी को लेकर मामला बड़ा होता जा रहा है और अब राहुल गांधी ने घोषणा की है कि जल्दी ही एक और बड़ा धमाका करने वाले हैं। महादेवपुरा में जिस तरीके से एक विधानसभा सीट में वोट चोरी को लेकर उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है, उनका कहना है कि इस तरह के अभी कई और जगहों से और विधानसभाओं लोकसभा सीटों पर इस तरह की हमारे पास जो जानकारी है उनका भी खुलासा जल्दी ही किया जाएगा। और इधर बिहार में यात्रा वोटर अधिकार यात्रा लगातार जारी है, आज सीतामढ़ी में है। और इधर एक और बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, न्यायपालिका से, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हिंदुत्वीकरण किया जा रहा है, ये आरोप लगाए गए हैं। इस मामले पर भी बातचीत होगी कि क्या है मामला, कैसे ये आरोप लग रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरीके से वहां भी एक चाल चली जा रही है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि बिहार में इस समय जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है वो किस तरीके से वहां पर लोगों का समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है। और अब जो राहुल गांधी ने घोषणा की है कि कई और विधानसभा सीटों पर, लोकसभा सीटों पर, महाराष्ट्र में जिस तरह के विधानसभा चुनाव हुए तमाम बातें पता लगी हैं, यानी कई जगहों का इन्वेस्टिगेशन किया जा चुका है। बिल्कुल उसी तरह जैसे महादेवपुरा कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट के में मतदाताओं की मतदाता सूची में हेरफेर की खबरों का खुलासा किया गया। तो बड़ी खबर है, बड़ा धमाका है। अभी एक विधानसभा सीट पर इतना बड़ा धमाका हुआ कि चुनाव आयोग को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बताना पड़ा। हालांकि चुनाव आयोग तो उन सारे तथ्यों को, उन सारे इन्वेस्टिगेशन को गलत ही बता रहा है, लेकिन गलत नहीं है क्योंकि बार बार राहुल गांधी और पूरा का पूरा विपक्ष उस बात को दोहरा रहा है। और बिहार में जो मतदाता उनसे मिल रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, वो भी इन चीज़ों को अपने लोकसभा चुनाव के अनुभव से उन सारी बातों को दोहरा रहे हैं। तो एक बड़ा मामला ये बनने वाला है। अमलेंदु जी, अगर महादेवपुरा सीट जैसे अगर 10-5 और मामले आ गए तो ये कहाँ तक जा सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था कई सीटों पर इस तरह की खबरें आई थी और उसके पहले के चुनाव में भी, और लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में तो लगातार आरोप लगते रहे। चुनाव आयोग के पास तमाम शिकायतें जाती रहीं। हाँ बिल्कुल समीर जी, चुनाव के पास खूब शिकायतें गई, महाराष्ट्र को लेकर भी गई, हरियाणा को लेकर भी गई। लोगों ने पैसा भी जमा कराया ईवीएम मशीनों की जांच कराने के लिए, लेकिन वो कहा गया कि साहब वो डाटा तो हमने डिलीट कर दिया है, मॉक पोल का आप जो है चेक कर लीजिए। भाई डाटा आपने डिलीट क्यों कर दिया 45 दिन से पहले, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो वो नहीं कराया गया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल बाकायदा जाकर चुनाव आयोग से मिला बम्बई में, महाराष्ट्र में, और जाकर शिकायतें दर्ज की किस तरीके से कितने जो है वहाँ फर्जी वोट बढ़ाए जा रहे हैं और कितने फर्जी वोट किए गए हैं। उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। और उसके बाद वहाँ जो था एक तरीके से चुनाव के बाद जो परिणाम आए वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले थे। इसको लेकर राहुल गांधी ने आप साफ तौर पर आज कहा है कि अभी आप जो बहुत उछल रहे हैं, यही शब्द है उनके, कि बीजेपी वाले जो बहुत उछल रहे हैं, रुको, हम जो है अब हरियाणा का भी बताएंगे कैसे चोरी हुई, महाराष्ट्र का भी पूरा बताएंगे, सबूतों के साथ बताएंगे, और लोकसभा चुनाव में भी कैसे चोरी हुई ये पूरे सबूतों के साथ बताएंगे। इसका मतलब समीर जी, एक बड़ा आइटम बम जो है राहुल गांधी अब फोड़ने वाले हैं। उनके पास पूरे सबूत हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव, हरियाणा का विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव वोट चोरी करके छीना गया है। ये राहुल गांधी के पास सबूत है, उसका वो सबूत पेश करेंगे देश और दुनिया के सामने। जी बिल्कुल, साफ तौर पर उनका कहना है कि ये तीनों चुनाव खासकर ये जनादेश नहीं है, यानी लोगों के व आम मतदाताओं के वोटों से चुनी गई सरकारें नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर हरियाणा की सरकार हो। सुन लेते हैं एक बार राहुल गांधी को क्या कहा है उन्होंने। और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि ये केवल ऐसे ही हम नहीं ला रहे हैं, जैसे महादेवपुरा विधानसभा सीट का 6 महीने तक लगातार उसका इन्वेस्टिगेशन किया, एक एक चीज की जांच की गई, तब ये सारी बातें हम लेकर आए हैं जनता के सामने। ऐसे ही कई विधानसभा सीटों के नतीजे और किस तरह से वहां वोट चोरी की गई है उसका पूरा आंकड़ा हमारे पास है, वो हम लेकर आने वाले हैं। सुनते हैं राहुल गांधी को। कर्नाटक में हमने सबूत देके दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ
कर्नाटक का सबूत दिया है। हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। तो ये पूरा एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। अब ये बिहार विधानसभा चुनाव से ही पहले होगा या उसके बाद होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष इस वोट चोरी की पड़ताल में लगा हुआ है अमलेंदु जी, बहुत ही एक बड़ी परेशानी और खड़ी होने वाली है चुनाव आयोग के सामने, क्योंकि जिस तरह से वो एसआईआर को लेकर और यहाँ पर महादेवपुरा विधानसभा सीट में वोट चोरी को लेकर गिरा हुआ है, तमाम चीजें स्पष्ट है। चेतावनी भी दी, एक तरह से धमकी दी चुनाव आयोग ने कि आप इसके बारे में शपथ पत्र दीजिए या तो फिर देश से माफी मांगिए। 1 हफ्ते का टाइम दिया, लेकिन उस मुद्दे को बार बार राहुल गांधी दोहरा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारे इस दावे को खारिज करे। दावे को खारिज करने का उसके पास आधार नहीं है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दी जा रही है। लेकिन अगर अब और भी ज्यादा कई और सीटों पर इस तरह की अगर कहा जाए कि जो धमाका होने वाला है, जिसको राहुल गांधी ने कहा था बहुत बड़ा एटम बम है, अगर ये एटम बम और जगहों पर और सीटों के बारे में भी सामने आ गए, धमाके कर गए, तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पूरी की पूरी न केवल केंद्र सरकार बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें वोट चोरी से चुनी गई हैं। मतदाताओं का जनादेश नहीं है बल्कि चोरी किए गए वोटों का जनादेश है। यह साफ करने पर इंडिया गठबंधन लगा हुआ है और तमाम सबूतों के साथ इस बात को साबित किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, सबूतों के साथ इस बात को शामिल किया जा रहा है कि किस तरीके से चोरी करके जो है केंद्र में सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो वोटों के चोरी से बने हुए हैं। इसको लेकर इंडिया गठबंधन लगातार आरोप लगा रहा है और राहुल गांधी सबूतों के साथ समीर जी अपनी बात को रख रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो अब ये देखना है कि अब राहुल गांधी ने जो कहा है कि वो अब बहुत जल्दी घोषणा करेंगे, तो वो क्या घोषणा करते हैं और क्या सबूत पेश करते हैं कि किस तरीके से लोकसभा में जो है वो वोटों की चोरी की गई और किस तरीके से हरियाणा में विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी की गई और किस तरीके से चोरी की गई महाराष्ट्र के चुनाव में, ये राहुल गांधी सबूतों के साथ पेश करेंगे। उन्होंने कहा है कि अभी हमने केवल कर्नाटक की एक विधानसभा क्षेत्र का जो तो ये किया था। इस बीच समीर जी एक बड़ी खबर ये है कि जो एक यूट्यूबर है अभिसार शर्मा, उनके ऊपर जो पुलिस ने असम पुलिस ने दर्ज कर ली थी राजद्रोह की में मुकदमा, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनके गिरफ्तारी से 4 सप्ताह के लिए अंतरिम सुरक्षा जो उन्हें प्रदान की है और पीठ ने कहा है कि राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालने और अन्य अपराधों के लिए उनके खिलाफ दर्ज को रद्द करने की उनकी प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया। यानी उनकी जो याचिका है उस पर सुनवाई करने से तो इनकार कर दिया। उनसे कहा कि आप जाइए गुवाहाटी हाई कोर्ट में, लेकिन 4 हफ्ते के लिए उस पर रोक लगा दी है गिरफ्तारी पर। तो ये उनके लिए थोड़ी सी राहत हो सकती है, उनको गुवाहाटी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। इस बीच ब्रेकिंग थी, ये हमने अपने दर्शकों को दे दी। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण खबर थी जिसमें संज्ञान लिया। हालांकि उनको वहां पर गुवाहाटी हाईकोर्ट में एफआईआर को रद्द कराने के लिए जाने को कहा है। तो ये लगातार तमाम पत्रकारों पर और यूट्यूबर्स पर इस तरह की एफआईआर दर्ज हो रही हैं अगर सरकार के खिलाफ कोई बात कही जा रही है। और अमलेंदु जी, उनके खिलाफ तमाम ऐसी धाराएं लगाई गई थी जो देशद्रोह से संबंधित धाराएं। हाँ बिल्कुल, जो देशद्रोह से संबंधित धाराएं वो लगाई गई थी और इससे पहले करण थापर और सिद्धार्थ वरदराजन पर भी दर्ज हुआ था। हालांकि उनको तो दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने जी राहत, गिरफ्तारी से राहत दे दी, उनका तो उस पर रोक लगा दी। तो अब अभिसार शर्मा को वहाँ क्यों कह दिया गया जाने के लिए, ये अदालत का अपना रुख है कि किसको राहत देनी किसको राहत नहीं देनी है। लेकिन न्याय सबके लिए एक सा होना चाहिए। ये हो सकता है बेंच दूसरी हो, अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, अदालत का अपना फैसला है। हो सकता है कुछ उसमें कानूनी लोचा रहा हो अभिसार शर्मा की याचिका में, यह भी हो सकता है कुछ। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें। लेकिन जो बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है कि राहुल गांधी ने कहा है कि अभी और भी महादेवपुरा सीट पर जिस तरीके से वोट चोरी का खुलासा हुआ है, ऐसी कई
कई सीटों पर हम वोट चोरी का खुलासा करने वाले हैं। सीतामढ़ी में आज वोटर अधिकार यात्रा है और वहां पर भी किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है यह देखने वाली बात है। और इधर जो नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा रही वहां भी ऐसी खबरें आ रही हैं, हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं है, कि शायद भारतीय जो एनडीए के घटक दल हैं उनके बीच कोई सीट शेयरिंग हुई है। उस पर भी अगर कुछ पुष्ट खबरें आती हैं तो आपको बताएंगे, चर्चा होगी। लेकिन नीतीश कुमार का इस यात्रा के बीच अचानक दिल्ली दौरा भी काफी वहां पर राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ाए हुए है। वो किस तरीके से ये यात्रा जो चल रही है सीतामढ़ी में, सुनते हैं क्या कहा है सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने। और ये यात्रा लगातार इसको जो जन समर्थन मिल रहा है और वहां के आम लोग, बिहार के आम लोग भी इस एसआईआर और वोट चोरी को लेकर या ये यात्रा हो रही थी कि उनको जागरूक करने के लिए, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आयोग ने खुद ही लोगों को जागरूक कर रखा है। अमलेंदु जी, जिस तरह से एसआईआर की गई है और जिस तरह से वोट चोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो बिहार के तमाम लोगों के बीच जब यात्रा चल रही है, पहुंच रही है, तो नेताओं को पता लग रहा है कि जनता तो पहले से ही जागरूक है। हाँ बिल्कुल, नेताओं को मालूम पड़ रहा है जनता पहले से ही जागरूक है। और जाहिर सी बात है समीर जी कि जनता जागरूक है तभी जो है वो राहुल गांधी की इस यात्रा को इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि समर्थन मिलने की वजह से जो है वो यही है कि जनता जागरूक है और जनता खुद कह रही है। हम लोग देख रहे हैं समीर जी की लगातार जो वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग्स आ रही हैं कि राहुल गांधी जैसे ही कुछ बोलने शुरू होते तभी नारे लगने लग जाते हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोर और क्या वोट चोर गद्दी चोर, इस तरह के नारे जो है लगना शुरू हो जाते हैं। जनता खुद जो है नारे लगाने लगती है। इस बीच बिहार यूथ कांग्रेस ने एक वीडियो जारी करके समीर जी एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। और बिहार यूथ कांग्रेस का कहना यह है कि पुलिस जो है उसके आला अधिकारी जो है वो जानबूझकर जाम लगवा रहे हैं ताकि यात्रा में विघ्न पैदा हो। वो वीडियो भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कहा गया है और ये बिहार कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। उसका वीडियो अपने उन्होंने एक्स एंगल पर जारी भी किया है। जी बिल्कुल, तो देख लेते हैं उस वीडियो को भी कि यात्रा में किस तरह से परेशानी पैदा की जा रही है, अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है ताकि इसमें दिक्कतें आए। तो क्या किस तरीके से जो यूथ कांग्रेस ने जो जारी किया है वीडियो, एक बार उसको देख लेते हैं। क्या आरोप लगाए हैं सीधे तौर पर प्रशासन पर कि इस यात्रा को कहीं न कहीं उसको बाधित करने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी बढ़ाओ, गाड़ी बढ़ाओ। जाम लगता है तो लग जाए, रास्ता खराब होती है तो हो जाए, इन्होंने बोला है अभी। इन्होंने एक व्यक्ति की गाड़ी जाने दी और उनकी जाने दिया रेडी वालों की अभी गाड़ी, एक गाड़ी। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आपने कहा कि जाम लगता है लग जाए, हम किधर नहीं नहीं, आपने कहा जाम लगता है लग जाए, यात्रा डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये किस तरीके से वहाँ पुलिस के लोग एक कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कार्यकर्ता कि जाम, पुलिस वाले कह रहे हैं कि जाम लगता है तो लगे, यानी जाम लगेगा तो लोगों को परेशानी होगी, लोगों को परेशानी होगी तो फिर ये बातें आएंगी कि कैसे इस यात्रा के जरिए आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन जो वीडियो ये जारी किया गया है यूथ कांग्रेस की तरफ से वो ये बता रहा है कि इस यात्रा को बाधित करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से। हाँ बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से इस यात्रा को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। और ये वीडियो जो है समीर जी ये दिखा रहा है कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारी जो है वो बाधा उत्पन्न करने के प्रयास कर रहे हैं। ये बिहार यूथ कांग्रेस ने इसको जारी किया है और उनका ये आरोप है कि जो है रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, यात्रा में विघ्न पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। और क्या उस यात्रा आज सीतामढ़ी में है, बिहार के सीतामढ़ी में
क्या कुछ वहां चल रहा है, सुनते हैं एक बार दीपांकर भट्टाचार्य को, जो CPI-ML के नेता हैं। यात्रा में लगातार वो भी साथ चल रहे हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के साथ साथ दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और इंडिया गठबंधन के उन दलों के नेता भी आ रहे हैं जो बिहार में चुनाव नहीं लड़ते। जिस तरह से कल हमने देखा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन पहुंचे थे और उनको वहां पर उन्होंने भाषण भी दिया, हम लोगों ने सुनवाया भी उसको। सुनते हैं दीपांकर भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं। यात्रा का कैसा रिस्पांस हो रहा है? जबरदस्त रिस्पांस है। हर रोज रिस्पांस तो बढ़ता ही जा रहा है। जब सासाराम से चले एक बड़ी रैली करते हुए, लेकिन उसके बाद रास्ते में जो जन सैलाब मिल रहा है, दक्षिण बिहार में भी, सीमांचल में भी, कोसी में भी, अब मिथिला के इलाके में भी, तो हमें तो लगता है कि ये पूरे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हो रही है। और जरूरी भी है कि जिस तरीके की साजिश है, SIR के जरिए कुछ नहीं तो 1.5-2 करोड़ लोगों के नाम काटने की साजिश थी, अभी 65 लाख का कटा है। हमारी कोशिश है कि जिनके नाम कटे हैं गलत तरीके से, उनके नाम फिर से शामिल हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हर एक नीचे बूथ पर भी हमारे लोग लड़ रहे हैं ताकि वोटर लिस्ट सही हो। और जब चुनाव आएगा, इस एक सही वोट का सही इस्तेमाल करके इस सरकार पर चोट करने की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार ने डबल धोखा दिया बिहार को, तो ये धोखेबाज सरकार को गद्दी से हटाना जरूरी है, बदलाव लाना जरूरी है। तो ये जबरदस्त वहां पर समर्थन मिल रहा है आम लोगों का, ये कहना है दीपांकर भट्टाचार्य का सीतामढ़ी में। और ये यात्रा करीब 23 जिलों को कवर कर रही है। 1 तारीख को पहुंचेगी पटना में और वहां इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता शामिल होंगे। एक बड़ी रैली वहां पर उस दिन होगी, यानी 1 तारीख को। और ये आज जो ये महत्वपूर्ण घोषणा जो कहा है राहुल गांधी ने, इस वोट चोरी को और भी ज्यादा एक तरह से गंभीर बना रही है कि केवल एक ही जगह पर ऐसे प्रमाण नहीं है उनके पास, अभी कई और ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां वोट चोरी के सीधे तौर पर प्रत्यक्ष प्रमाण वहां पर है और उनको पूरे तरीके से वेरीफाई किया गया है, उनकी जांच करके और तब ये रिपोर्ट तैयार की गई है कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में वोटों की चोरी की गई है। हाँ, बिल्कुल बड़ी संख्या में वोटों की चोरी की गई है, ये साफ तौर पर जो है आरोप लग रहा है। और ये दिखाई पड़ता है समीर जी की जो आरोप लग रहे हैं इसको लेकर चुनाव आयोग जो है वो अपना बचाव तो करने की कोशिश कर रहा है जी, लेकिन उसके बचाव में भारतीय जनता पार्टी जो आगे आ रही है। अब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 65 लाख लोगों के तो नाम काट दिए गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे जाने की तैयारी है। लेकिन विपक्ष भी जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है कि हम एक भी वोट कटने नहीं देंगे। ये साफ तौर पर विपक्ष का समीर जी कहना है, उसके लिए विपक्ष तैयारी कर भी रहा है। राहुल गांधी भी जो इसके बार बार कह रहे हैं कि हम एक भी वोट चोरी होने नहीं देंगे। और बिहार जो है, तेजस्वी यादव ने भी आज कहा समीर जी यही बात कही कि बिहार जो है जो लोकतंत्र की जननी है, उस लोकतंत्र की जननी से ही भारतीय जनता पार्टी उसका सहयोगी चुनाव आयोग जो है वो लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। इस बीच समीर जी एक पूर्व जो चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा, उन्होंने आज एक अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून में एक बड़ा लेख लिखा है और जो SIR है उसको लेकर उन्होंने काफी सवाल उठाए हैं। तो सभी जी अब यानी चुनाव आयोग की जो एक कहा जाता है पूर्व चुनाव आयुक्त हैं वो भी SIR को लेकर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं और गंभीर सवाल जो उठा रहे हैं। अशोक लवासा का वो अंग्रेजी में आलेख है, उसको हम दिखा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं कि इस आलेख में उन्होंने क्या क्या अशोक लवासा ने कहा है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2 अंतरिम आदेश पारित किए जिनकी व्याख्या याचिकाकर्ताओं ने अपने रुख के पुष्टि के रूप में और चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को जारी रखने के अपने इरादे और निर्विवाद अधिकार के समर्थन में की। याचिकाकर्ता ये है उनका जो लेख है, ट्रिब्यून अखबार में छपा हुआ है, अंग्रेजी अखबार है, उसमें लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता आंशिक जीत का दावा कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी अपनी जीत का प्रदर्शन करने के लिए उतना ही दृढ़ है। ये एक कठिन दौड़ की तरह है जिसमें धावक रास्ते में ऊर्जा बढ़ाने वाले पेय से खुद को तरोताजा महसूस कर रहे हैं। कोई भी इस जबरदस्ती चढ़ाई के अनुचित ढलान पर सवाल नहीं उठाता। दोनों ही पक्ष अपनी बात साबित करने में असफल दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक और चुनाव आयोग का समर्थन करता है और दूसरी ओर मतदाताओं की मदद करता है, जिससे चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं पर अनावश्यक रूप से डाले गए साक्ष्य के बोझ को हल्का किया जा रहा है। यानी सीधे कह रहे बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से चुनाव सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को डील कर रहा है। वो चर्चा हम लोग अमलेंदु जी लगातार करते भी रहे, खास तौर पर जब इसका लाइव जब चल रहा होता है, सुनवाई चल रही होती है। आगे लिखते हैं वो कि इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 8 सितंबर को की जानी है, इसलिए इस समय
ये कहना मुश्किल है कि ये प्रक्रिया किस दिशा में जा रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि निष्पक्ष होकर इसके उद्देश्य पर गौर किया जाए और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाए। निष्पक्ष उद्देश्यों को निष्पक्ष तरीकों से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा सार्वजनिक रूप से बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों को आरोपित करने से और अधिक अपमान होगा। अपनाई गई प्रक्रिया की जांच करना अधिक शिक्षाप्रद होगा, बने वो ज्यादा जरूरी है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए। चुनाव आयोग पर अपनी कार्यप्रणाली की दक्षता दिखाने का दबाव तो स्वाभाविक ही होगा, लेकिन अगर वो केवल डुप्लीकेशन हटाने और मृत मतदाताओं को हटाने में ही सफल हो जाता है तो हर मतदाता को तनाव परीक्षण से गुजरने की क्या जरूरत थी। उन लोगों को हटाकर जो कथित तौर पर प्रवासी हो गए, यानी वहां से चले गए, पलायन कर गए, लेकिन अपने मूल स्थान पर मतदान करने के इच्छुक हैं, क्या चुनाव आयोग उनकी पसंद के स्थान की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के विकल्प को सीमित नहीं कर रहा है? बहुत से ऐसे लोग हैं अमलेंदु जी, हमारे आप जैसे भी कई लोग हैं जो कई साल से बाहर रह रहे हैं, लेकिन मतदान के लिए वोटर लिस्ट में वो अपने मूल स्थान पर ही वोटर लिस्ट में पंजीकृत हैं। तो क्या ऐसे लोगों को आप जबरन वहां से हटा रहे हैं कि आप वहीं जाकर वोट डालो? हाँ, वहीं जाकर वोट डालो। तो ये जबरन जो है करने की कोशिश की जा रही है और उसमें आलेख में वो अपने आगे लिख भी रहे हैं और वो कानून का हवाला देते हुए लिख रहे हैं अशोक लवासा कि आखिरकार अनिवासी भारतीयों को अपने कथित मूल स्थान पर मतदान करने का अधिकार है, भले ही वे आमतौर पर कहीं और रहते हों। और रक्षा कर्मियों, सांसदों को भी चुनाव आयोग को उनके लिए चुनाव नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के आधार पर अपनी पसंद चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक प्रवासी मजदूर घुमक्कर जीवन व्यतीत कर सकता है, महसूस कर सकता है कि जहां उसकी जमीन, परिवार या घर है वहां उसका अपनापन है। चुनाव आयोग ने अब तक जो सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है उसमें शुद्धता के प्रति उसका उत्साह होना चाहिए। ये साफ तौर पर अशोक लवासा इस अपने लेख में समीर जी लिख रहे हैं और बहुत गंभीर उन्होंने जो सवाल उठाए और ये कहा है उन्होंने कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा प्रोटोकॉल के मामले में सुदृढ़ होने की है, जो विस्तृत और सावधानी पूर्वक मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से सबसे कठिन कार्य को भी संभालता है, जिससे वह बार बार प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी मशीनरी तक पहुंचाता है। बिहार एसआईआर में इसके निर्देशों में स्पष्टता का अभाव आश्चर्यजनक है। ये पूर्व चुनाव आयुक्त जो है ये सवाल उठा रहा है चुनाव आयोग की जो बिहार में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर कि इसमें पारदर्शिता का और स्पष्टता का अभाव है। यानी सवाल जो है विद इन द सिस्टम कहा जाता है, सिस्टम के अंदर से ही उठने लगे हैं। और उन्होंने तो यह भी दिखाया कि क्या आप अपनी राजनीतिक जो एक तरह से कहा जाए झुकाव है, क्या आप उसको प्रदर्शित कर रहे हैं एसआईआर के जरिए? तो एक गंभीर सवाल जो है, गंभीर सवाल और गंभीर आरोप। ये वही आरोप एक तरीके से जो इनके लेख से पता लग रहा है कि प्रक्रिया पर एसआईआर जो है स्पष्ट नहीं है और यही इसी की मांग हो रही है। इसी को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे ही नहीं चैलेंज किया गया है। बहुत सारे लूप होल्स हैं, बड़े बड़े कानूनविद उस पर सवाल उठा रहे हैं और अब सिस्टम के भीतर अशोक लवासा चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और उन्होंने लंबा लेख लिखा है जिसमें पूरी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तमाम बातें कही हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अभी तक जो कुछ आदेश और निर्देश आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे यह लग रहा है कि वो दोनों पक्षों को यानी चुनाव आयोग को भी और मतदाताओं को भी, दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। खैर 8 सितंबर को अब जब सुनवाई होगी तब भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होकर आएंगी, लेकिन जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर एक दबाव, जनता का जो दबाव सामने आ रहा है उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों पर भी कि चुनाव आयोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के प्रति रवैया दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आना ही था। और 65 लाख जो मतदाता इस सूची से बाहर किए गए हैं उनकी जानकारी देने पर वो विवश हुआ है, पहले सीधे तौर पर मना कर रहा था। खैर अब ये वोटर अधिकार जो यात्रा चल रही है, निश्चित तौर पर इसका असर हो रहा है। जो दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे थे कि जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, एक बार सुनते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। वोटर अधिकार यात्रा आज आपको बता दें कि सीतामढ़ी में है बिहार के, और करीब 23 जिलों को ये कवर कर रही है, जिसमें मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर और चुनाव आयोग और सरकार के बीच किस तरह से जो सांठगांठ है, जो विपक्ष का आरोप है, उनको लेकर कि कैसे ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बाधित हो रही है। और हमारे साथी इकरार भी जुड़ रहे हैं इस समय सीतामढ़ी में यात्रा को लगातार वो कवर कर रहे हैं। जैसे ही उनसे हम जुड़ते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। अगर इकरार हमको सुन पा रहे हो तो जानने की कोशिश करेंगे। इकरार, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
तो इकरार कहां पर है आप, और यात्रा अभी ये कहां पहुंची है? सीतामढ़ी में ही है या फिर उससे कहीं आगे बढ़ी है? क्या कुछ चल रहा है? आप लाइव तस्वीर जरा पेश करें वहां की। फारूक आवाज। शायद नहीं सुन पा रहे हैं अभी इकरार, हम लोगों को जुड़े तो है लेकिन है टेलीफोन लाइन कई बार मोबाइल की डिस्कनेक्ट हो जाती है। अमलेंदु जी, ये यात्रा को लेकर जिस तरीके से अब ये चल रही है, और ये अशोक लवासा का ये जो आर्टिकल है बहुत मायने रखता है, और बहुत इस तरह से कहिए कि वो एक वहाँ चुनाव आयुक्त खुद रहे हैं, पूरी प्रक्रिया वो जान रहे हैं, और तब उसको लेकर उन्होंने ये लेख लिखा है। तो उस पर हम लोग बात करते हैं। पहले इकरार से जान लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। यात्रा इकरार अभी सीतामढ़ी में ही है या फिर आगे बढ़ चुकी है? जी बिल्कुल, यात्रा सीतामढ़ी से अभी कुछ देर पहले निकली है। हाँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही स्टेज है जहां पर राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता थे जिन्होंने अपना संबोधन दिया था। दरअसल यात्रा का आज जो है वो 12वां दिन है। यात्रा 17 अगस्त को जो शुरू हुई थी वो लगातार बढ़ती जा रही है और करीब 1000 किलोमीटर के करीब ये दूरी तय कर चुकी है यात्रा। इसमें समीर जी एक अपडेट मैं आपको ये बता दूं, अभी सोर्स से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सबसे पहले तो ये जानकारी थी कि अखिलेश यादव 28 अगस्त को इस यात्रा से जुड़ेंगे, लेकिन अब अपडेट ये है कि वो 30 अगस्त को इस यात्रा के साथ जुड़ सकते हैं, जो वोट अधिकार यात्रा उसके साथ। दूसरी अपडेट एक ये है कि जो 1 अगस्त को जो माफ कीजिए 1 सितंबर को जो पटना के गांधी मैदान में जो रैली होने वाली थी वो रैली ना होके अब पदयात्रा होगी। तो ये जो यात्रा से जुड़ा ये अपडेट है जो कि क्योंकि पहले ये संभावित था कि पटना के गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली होगी जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता होंगे, लेकिन अब ये इसमें थोड़ा कुछ परिवर्तन हुआ है। अब ये ना सिर्फ जनसभा रहकर बल्कि पूरे पटना में पदयात्रा होगी और इसमें तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो इस यात्रा में जुड़ेंगे। वो समापन का दिन होगा। जी तो ये समापन का दिन होगा, तो इसका मतलब ये तब्दीली की गई है, इसके पीछे कोई कारण बताया गया है इकरार, या फिर ये उसको समय को देखते हुए किस वजह से ये तब्दीली की गई है? क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे बिहार में यूथ कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है, आप उसको और बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है? उसमें ये कहा गया है कि जानबूझकर यात्रा को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। क्या इस तरह की भी खबरें हैं? जी बिल्कुल, यात्रा को जहां जहां हमने पहले भी जब हम लोग जब यात्रा कवर कर रहे थे तो मीडिया को कई किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है, यात्रा के नजदीक नहीं जाने दिया जाता। तो ये जो प्रशासन है या जो भी पुलिस प्रशासन है उनको पता है कि ये जितने भी पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो यात्रा को कवर करने आए हैं। हम बार बार उनसे कहते हैं कि हम लोग यात्रा के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें रोका जाता है। ये तो जर्नलिस्टों के साथ हो रहा है, लेकिन वही जो यात्रा के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, जैसे यूथ कांग्रेस का भी आपने जिक्र किया, जो यूथ कांग्रेस में ने जो वीडियो ट्वीट किया वो बिल्कुल यात्रा में जो थोड़ा जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरीके का सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल रहा है। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं सुरक्षा का मामला है। अब पत्रकार है, पिछले करीब 10 दिन से 11 दिन से राहुल गांधी के साथ हैं, वो साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनके नजदीक नहीं जाने दिया जाता, दूर हटा दिया जाता है। जो फुटेज अगर हम कोई कोशिश करते हैं, राहुल गांधी किसी से मिलने की कोशिश करते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करें तो उनको हटा दिया जाता। तो इस तरीके के जो व्यवधान है प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है। और गांधी मैदान की जो रैली का जो मामला जो अभी तक जैसा सोर्सों से पता चल रहा है वो ये है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि पटना में, पूरे पटना में वो पदयात्रा करें और लोगों के से जुड़े, क्योंकि जो यात्रा में उनको जो लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, जो हुजूम मिल रहा है, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी को एक रास्ते से निकले हुए करीब 20 से 25 मिनट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो काफिला है वो कम होने का नाम नहीं लेता। तो लगता है कि इसी को देखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक जगह ना करके पूरे पटना में हम घूमकर पदयात्रा करेंगे और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरीके का जो माहौल है, इस यात्रा के बाद जो माहौल बन रहा है वो लोगों में जागरूकता हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं इसको लेकर। जो हम जब यात्रा के बाद में हम जब लोगों से बात भी करते हैं तो साफ तौर पर लोगों से ये पता चलता है कि इस यात्रा से लोग जागरूक हो रहे हैं। जिन लोगों के नाम कट रहे हैं वो लोग नाम जुड़वाने के लिए भी जा रहे हैं, और साथ में इस यात्रा से जो एक तरह से जो मैसेज देना चाहती थी जो कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के जो लोग, वो मैसेज लगभग जनता
कार्यकर्ता तक पहुंच रहा है। हमने तमाम तरीके की पहले भी यात्राएं कवर की हैं, लेकिन इस यात्रा में न सिर्फ कार्यकर्ता तो हर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आम लोग भी इस यात्रा में जो जुड़ रहे हैं। जिन रास्तों से बिहार, आप जानते हैं सर, बिहार में बहुत दूरी पर जो है वो गांव है, घर है, लेकिन उसके बावजूद जो सड़कें हैं, सड़कों पर लगातार लोग दोनों तरफ खड़े हैं। वो देखना चाहते हैं, अपने नेता राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, वो अपने नेता तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। इस बार जो बिहार में जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बिहार को पिछले 20 साल में जो बिहार की जो स्थिति हुई है, वो इस बार बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार जो है मजदूरों की फैक्ट्री से निकलकर यहाँ ऐसा बिहार बने जिसमें लोगों को रोजगार मिले। बिहार के जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी ना करें, बल्कि वहां से लोग आकर बिहार में नौकरी करें। ये यहाँ के युवाओं की सोच है, जो कि सोच को सलाम करना चाहिए कि युवा ये चाहते हैं कि अपने घर से हजार किलोमीटर दूर दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते, फिर वहां उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव होता है, उसको लेकर यहाँ लोगों में नाराजगी है। अगर नीतीश जो एनडीए सरकार के जो शासन की अगर हम बात करें, तो हम जब लोगों से बात करते हैं कि क्या आपको जो लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, किस लिए आपको क्या लगता है कि क्यों वोट काटे जा रहे हैं, तो सभी लोगों का यही कहना था कि जो ये वोटों की चोरी है वो है। हम भी यही कहते थे, मतलब जो उन लोगों का ये कहना है कि हम ये सोचते थे कि वोट हम किसी को करते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ और होता। वही जो राहुल गांधी बार बार बात करते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने आज इस मंच से एक बार फिर कहा कि पहले ये आपका वोट छीनेंगे, वोट के बाद आपसे राशन कार्ड छीनेंगे और उसके बाद सारी चीजें आपसे एक एक करके छीनते जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना की प्रति लोगों को दिखाई और कहा कि अगर संविधान बचाना है तो इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। जी इकरार, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हम लोग भी उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप बार बार वहाँ से जब यात्रा के दौरान आप रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आम लोगों का समर्थन, यानी जो किसी पार्टी के लोग नहीं हैं, जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लोग नहीं हैं, वो आकर जुड़ रहे हैं। क्या उनसे अलग से जब आपकी बात हो रही है तो इस वोट चोरी को लेकर क्या कहना है उनका? क्या उनको भी लग रहा है कि वोट चोरी की जा रही है और बिहार में भी की गई? चूंकि अभी जो राहुल गांधी ने बातें की हैं वो महाराष्ट्र को लेकर, कर्नाटक को लेकर, हरियाणा को लेकर की हैं। क्या उनको लग रहा है कि बिहार में भी वोट चोरी जैसी बातें हुई हैं? उनको इन सारी चीज़ों का जैसे प्रमाण दिया महादेवपुरा में, तो क्या आम लोगों का इस बारे में क्या कहना है? जी समीर जी, सबसे पहले तो जो बिहार की जो जनता है वो बहुत जागरूक जनता है। उनसे जब हम सवाल करते हैं तो उन्हें इस बात की जो तमाम जानकारी होती है, सब्जेक्ट की उनके पास जानकारी है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो लोगों के वोट हैं वो काटे जा रहे हैं और उनको जो है तमाम जो लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें, उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी वोटों की चोरी हुई है और विधानसभा के चुनाव में भी वोटों की चोरी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है वो लगातार जो है वो वोट चोरी कर रही है और वोट चोरी के आधार पर ही जो है लोकसभा में जीत हासिल की है। साफ तौर पर यहाँ अगर आम लोगों से भी बात करें तो उनका यही कहना है, जो राहुल गांधी ने एक नारा दिया है, उस नारे की गूंज लगातार यहाँ लोगों में बढ़ती जा रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अक्सर ऐसा होता है समीर जी, जब हम यात्रा कवर करते हैं तो कुछ बीच में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कि अपनी बात रखते हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी हमने लोगों से बातचीत की उसमें 99% लोग या 98% लोग ऐसे मिले जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, वोट काटे जा रहे हैं, वोटों की चोरी हो रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जो बाकी के जो लोग हैं वो उन अदर पार्टी के भी जो समर्थक है उनसे भी जब हमारी बातचीत होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जी ऐसा तो हुआ है, हमारे गाँव में जो है 20 लोगों के नाम काट दिए, वो जीवित हैं, या 50 लोगों के नाम काट दिए। ऐसे तमाम लोग यात्रा के दौरान हमें मिल रहे हैं। हम सबसे पहले की यात्रा आगे निकलने के बाद हम फिर लोगों से बात करते हैं, तो इसमें साफ तौर पर यह हो जाता है कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो तो यात्रा के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम जब लोगों से बाद में बात करते हैं तो उसमें ना कार्यकर्ता नहीं बचते, वो वहाँ के आम लोग बचते हैं, वो लोग बचते हैं जो वहाँ रह रहे हैं। अगर उन लोगों की ये सोच है तो समीर जी आप समझिए कि कितना बड़ा बिहार में इस समय बदलाव हो सकता है। जो लोगों का कहना है, साफ तौर पर जो मुख्य मुद्दे हैं यहाँ वोट चोरी, बेरोजगारी और जो सुशासन का जो नारा देते थे नीतीश बाबू,
वो सबसे बड़ा यहाँ उन्हीं के खिलाफ बन गया, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो ये कहते थे कि लालू के राज में जंगल राज रहा है, आज उससे ज्यादा जंगल राज हो रहा है। आज तमाम आप देख लीजिए कि किस तरीके की हत्याएं हो रही है, लोगों का मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, तमाम तरीके की। तो जो सुशासन की जो बात की जा रही है एनडीए सरकार द्वारा, नीतीश बाबू सरकार द्वारा, वो खुद यहाँ की जनता मान रही है कि वो सुशासन नहीं रहा बल्कि जंगल राज हो गया। जी बिल्कुल। अब आप यात्रा का अब क्या कार्यक्रम है? अब सीतामढ़ी के बाद यात्रा कहाँ जा रही है, और उसके बाद फिर ये जिसमें आज किसी और यानी वहाँ पर बिहार से बाहर के नेताओं के आने की संभावना है, क्या कुछ है? अगला कार्यक्रम क्या है? जी फिलहाल आज की जो कार्यक्रम है उसमें जो यात्रा के साथ जो जुड़े लोग हैं वही लोग अभी यात्रा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित वही लोग हैं। अभी बाहर की कोई नेता के, किसी अन्य नेता के अभी आने की कोई सूचना नहीं है। ये यात्रा यहाँ सीतामढ़ी से शुरू होकर मोतिहारी पर खत्म होगी और तमाम जो इसके बाद यात्रा का ब्रेक है और बीच में कई जो रास्ते हैं उनसे होते हुए ये यात्रा निकल रही है। जी बहुत शुक्रिया इकरार, आप जुड़े और नज़र बनाए रखिए। आपसे फिर जुड़ेंगे हम लोग और पूरी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस यात्रा में। और यात्रा में अमलेंदु जी बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे थे इकरार, और हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स वहाँ से मिल रही हैं कि कैसे आम जनता का समर्थन इसको मिल रहा है। और जैसा कहा इकरार ने कि जब यात्रा चली जा रही है तो कार्यकर्ता तो उसके साथ चले गए, लेकिन उसके बाद जो लोग वहाँ मिलते हैं वो लोग भी इस यात्रा में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वोट चोरी का, एसआईआर का और चुनाव आयोग की भूमिका का, उसको लेकर आम लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, आम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आम लोग चिंतित आखिर क्यों हैं, और चिंता इसीलिए कि उनके वोट काटे जा रहे हैं। ये सिर्फ वोट का मसला नहीं है, ये उनके मताधिकार का मसला है। और जो संविधान ने दिया समीर जी, हाँ। जो अधिकार एक आम नागरिक को दिए, सबको बराबर के अधिकार दिए, वो अधिकार छीनने की ये कवायद है। और राहुल गांधी ने आज यही बात कही कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया वो एक पवित्र किताब है और इसमें हमारे देश की सोच है, विचारधारा है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि दलितों को जो सम्मान मिला है वो सम्मान इस संविधान की बदौलत मिला, वरना उससे पहले लोग आपको अछूत मानते थे, आपके हाथ का पानी नहीं पीते थे, आपके साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता था। तो ये जो आपको बराबर का अधिकार मिला है ये संविधान से मिला है, और इस संविधान को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर वोट चोरी कर रही है। तो इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि इस वोट चोरी को रोका जाए, चुनाव आयोग के मंसूबे जो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के उनको रोका जाए। हम लोग सुन भी सकते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। जी बिल्कुल सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है संविधान को लेकर। और अगर वोट चोरी यानी जो चुनाव में मतदान आए, जो मतदान के बाद परिणाम आएंगे वो जन भावना को नहीं व्यक्त करेंगे अगर चोरी के वोटों से सरकारें चुनी जाएंगी, इसी बात को कहा है। और संविधान का मुद्दा जिस तरीके से लगातार ये लोगों के बीच में है, लोगों को आशंका है, और सरकार भी इस अल्पमत में आने के बावजूद जिस तरह के काम कर रही है उसको देखते हुए ये आरोप और पुख्ता हो रहे हैं कि वो संविधान को बदलने की किस तरह से कोशिशें कर रही है। सुनते हैं राहुल गांधी को, क्या कहा उन्होंने संविधान को लेकर। मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं संविधान के कारण मिले हैं, संविधान ने आपको अधिकार दिए। और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं, लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं। उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं,
ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये किस तरीके से संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई अमलेंदु जी की। 65 लाख लोगों में गरीब मतदाता ही हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं। इसमें कोई अमीर नहीं है, इसमें कोई बड़े लोग नहीं हैं, क्योंकि गरीबों के ही वोट से सबसे ज़्यादा दिक्कत है और गरीबों के पास यही एक अमानत है जो संविधान ने उनको दे रखी है। इसीलिए इस वोट चोरी का मामला, जब वोटर अधिकार यात्रा ये निकल रही है तो कैसे आम जनता खुद इस यात्रा में शामिल हो रही है ये दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जागरूक करने के लिए निकली है, लेकिन वो खुद कितने जागरूक हैं ये भी इस बात से पता चल रहा है। एक कांग्रेस ने इसको लेकर एक और वीडियो जारी किया है, उसको भी हम दिखाएंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। आप सब लोग जान रहे हैं, जैसे पूर्व में वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र की जो जननी जो बिहार है, वहीं से भाजपा और उसकी सहयोगी इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को वो समाप्त करना चाहते हैं। लालू जी, लोहिया जी हर बार कहते हैं, हमेशा से कहते रहे, वोट का राज मतलब छोट का राज। और ये ताकत आपको बाबा साहब ने संविधान में दिया है। आपके वोट की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी बड़ी ताकत आप लोगों को बाबा साहब ने देने का काम किया है। इसी ताकत से जनता जो है वो मालिक है और हम सब लोग जो है उसके सेवक हैं। ये संविधान में जो वोट का अधिकार है कितना महत्वपूर्ण है और इसी की चर्चा हो रही है। और ये कितना बड़ा मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में बन जाएगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ये उसी तरीके से बड़ा मुद्दा बन गया है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया था। और ये दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ की जनता किस तरह से इस मुद्दे को लेकर जागरूक है। और उस पर जो वोट चोरी के आरोप विपक्ष लगा रहा है, लेकिन आम लोगों को भी इस बात का एहसास है कि कैसे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। ये केवल आरोप ही नहीं है, लोग इसको देख भी रहे हैं। और जो तमाम जो महादेवपुरा विधानसभा सीट का जो एक पूरा विवरण निकाल कर रख दिया और उसका वेरीफाई करके उसने और भी ज्यादा इस मुद्दे को, इन आरोपों को पुख्ता किया है। एक और वीडियो जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसको भी देखते हैं किस तरह से उसमें वोट चोरी को लेकर समझाया गया है, बताया गया है कि कैसे वोट चोरी की जा रही है। अगर वोट चोरी की बात कही जा रही है, चुनाव आयोग अपने को बड़ा आहत महसूस करता है वोट चोरी के आरोप लगाने पर, लेकिन ये दिखाया गया है कि वोट चोरी के आरोप अगर लगाए जा रहे हैं तो क्यों लगाए जा रहे हैं, ये आरोप लगाने के लिए पुख्ता सबूत हैं, तब लगाए जा रहे हैं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। चोरों का सरदार कौन, चोरों का आयोग कौन, संविधान को ठोकर मारे हक की चोरी करता कौन, दिन के उजाले में वोट चोरी करता कौन, जिंदा लोगों को लिस्ट में मरा हुआ दिखाता कौन, हर सीने में नामे सांप उबल रहा है बस ये शोर। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी 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 छोड़, चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। महंगाई का ये खंजर पीठ पे घोंपा किसने, बेरोजगारी की बर्बादी देश में थोपी किसने, देश में नफरत के भी बोए तो बोए किसने, युवा का भविष्य आखिर यूं बर्बाद किया किसने। अरे वोट चोर के दिन हुए पूरे, अब ना चल पाएगा जोर। वोट
गद्दी छोड़ चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, इसमें जो सब तस्वीरें बहुत सारी दिखाए, विजुअल्स दिखाए, एक महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाई वो चंडीगढ़ वाले जो अधिकारी थे, जी हाँ, अनिल मसीह की सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गए, जी हाँ, और इसी के लिए फिर चुनाव आयोग ने सीसीटीवी कैमरे का नियम बदल दिया। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में अनिल मसीह बीजेपी के लिए गड़बड़ी करता हुआ पकड़ा गया, तो वो नियम ही बदल दिया गया कि आपको सीसीटीवी कैमरा नहीं दे सकते, प्राइवेसी का मामला है, प्राइवेसी बता दिया गया, जो बहु बेटियों का मामला है। अब अनिल मसीह जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के कौन से बहु बेटियां पता नहीं क्या क्या नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि बहु बेटियों का मसला है, तो इसलिए जो प्राइवेसी का मामला है इसलिए नहीं दिया। लेकिन ठीक है समीर जी, अपना अपना सबका चलता है, जो अपने अपने तर्क होते हैं, लेकिन ये वोट चोरी का मसला अब बड़ा होता जा रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने बताया, राहुल गांधी ने साफ घोषणा कर दी है कि अब वो महाराष्ट्र का चुनाव किस तरीके से चुराया गया, हरियाणा का किस तरीके से चुराया गया, और खुद किस तरीके से लोकसभा चुनाव चुराया गया, इसका सबूतों के साथ राहुल गांधी धमाका करेंगे, सबूतों के साथ इसको पेश करेंगे। अब तब देखा जाएगा कि चुनाव आयोग क्या कहता है, कि माफी मांगो या शपथ पत्र दो, तीसरा विकल्प नहीं है, तो तीसरा विकल्प चुनाव आयोग के पास कौन सा होगा, ये तब भी देखा जाएगा समीर जी। लेकिन राहुल गांधी ने घोषणा की कि वो ऐसा करेंगे ही करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा करेंगे, और ये चूंकि पुख्ता सबूत है, उसके लिए ऐसे ही नहीं किया गया। एक एक घर में 80-80, 150 वोटर अगर रह रहे हैं, उस घर का ही नहीं पता है, वहां रहने वाले वोटर्स का नहीं पता है, लेकिन वो वोट डाल रहे हैं, तो ये बहुत एक बड़ा धोखा है मतदाताओं के साथ, देश के लोगों के साथ, देश के नागरिकों के साथ, और एक तरीके का ये देशद्रोह है जो कह रहा है विपक्ष, आरोप लगा रहा है लगातार, और उसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब यही कारण है कि देश में पहली बार एक चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को लेकर उसके प्रति इतना गुस्सा लोगों में है। इतना बड़ा राजनीतिक आंदोलन अभी तक कभी भी चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं हुआ है अमलेंदु जी। और ये जो ये वीडियो बन रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरों को दिखाया जा रहा है, वहां पर चुनाव आयोग के विजुअल्स को दिखाया जा रहा है। ये चुनाव आयोग के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और यही सारी बातें अशोक लवासा साहब, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, जिनका आर्टिकल अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे इसी कार्यक्रम में, यही बातें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास अभी भी समय है कि वो अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखे। अगर जनता के बीच उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही बात लिख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए जी। और जो SIR जिस तरीके से किया जा रहा है, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि इसमें पारदर्शिता का और ईमानदारी का अभाव है जी। और आप इतने बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटने जा रहे हैं, तो ये आप किस आधार पर काटने जा रहे हैं? ये खुद जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं वो सब लेख लिखकर सवाल उठा रहे हैं। तो ये समीर जी सवाल लगातार चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, और चुनाव आयोग इसमें अपना बचाव करता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन वो बचाव हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। और अब तो खुलकर ज्ञानेश कुमार जी का नाम लिया जा रहा है कि भाई ये भी जो है वोट चोरी करा रहे हैं इस तरीके से। और मनोज झा जो RJD के सांसद हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको भाजपा का एक नया प्रवक्ता मिल गया जी हाँ, ज्ञानेश कुमार जी के रूप में। ये सब साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं। तो अब ठीक है, आरोप लग रहे हैं, तो लेकिन एक संवैधानिक संस्था है, उसको किसी भी दल के साथ इस तरीके से नाभिबद्ध नहीं हो जाना चाहिए जी। और चूंकि ये व्यक्तिगत ज्ञानेश कुमार जी का मसला नहीं है, इस देश के लोकतंत्र का मसला है। ज्ञानेश कुमार जी अमित शाह जी के बहुत नजदीकी हो सकते हैं, उनके घर के सदस्य हो सकते हैं, उनके लिए कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक संवैधानिक पद पर, जिम्मेदारी भरे संवैधानिक पद पर है, तो आपने शपथ जो ली है उस संवैधानिक पद की ली है, तो आपको उस संविधान जो आपने शपथ ली है उसके प्रति आपको ईमानदार रहना है, आपको उसके प्रति उत्तरदायी होना है। अमित शाह के प्रति ना आपको ईमानदार रहना है ना उत्तरदायी होना है। वो आप घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पद पर हैं तो आपको संविधान के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, संविधान के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। और अशोक लवासा ने बहुत ही महत्वपूर्ण आज एक आर्टिकल लिखा है अंग्रेजी अखबार में, जिसका अभी हम लोगों ने उस आर्टिकल की महत्वपूर्ण बातें आपको बताई कि कैसे चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया है उन्होंने, और कह भी रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास अभी भी समय है अपनी विश्वसनीयता को वापस लाने का। चूंकि विश्वसनीयता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, पूरा का पूरा विपक्ष अगर उसके खिलाफ खड़ा है तो यूं ही नहीं खड़ा है, आरोपों में दम है, और आरोपों के सबूतों के साथ वो सारे आरोप सामने हैं, और उन सारे आरोपों पर आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब आपको जवाब धीरे धीरे देना पड़ रहा है। पर उन आरोपों पर सही बात तो यह है कि अगर SIR की जो प्रक्रिया की गई है, ये SIR आपने अगर जो आपके पास संविधान ने शक्तियां दी हैं उनके आधार पर आपको करना चाहिए था, इस तरह से मनमाने तरीके से नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसे होगा तो सब आपकी इस एक विश्वसनीयता
इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। और ये वो संस्था है जो देश में सरकारें चुनने का काम करती है। जनता जब सरकार चुनती है उसको पूरा देखती है, निगरानी करती है, उसके लिए जिम्मेदार है। तो अगर यही सरकारें इस तरह से चुनी गई, फर्जी वोटों के आधार पर चुनी गई, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा। बड़े गंभीर सवाल हैं जो अशोक लवासा ने उठाए हैं। सुनते हैं सीतामढ़ी में आज आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। देखिए, रिस्पांस तो आप सब देख रहे हैं और आप नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। हमें स्वयं भी अंदाजा नहीं था कि वोट अधिकार यात्रा जो चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत के खिलाफ आक्रोश से इसकी शुरुआत हुई थी, ये यहां तक पहुंच जाएगा। जर्रे जर्रे, चप्पा चप्पा में एक एक बच्चा बोल रहा है वोट चोर, गद्दी चोर। दिक्कत क्यों है? सबसे मौलिक अधिकार है मत। आपका मत सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है, आपका वर्तमान सुरक्षित नहीं है, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो फिर लोकतंत्र का मूल ही खत्म हो जाता है ना। उस दृष्टिकोण से देखिए कि तेजस्वी जी, राहुल जी, महागठबंधन के तमाम लोग और इन सब से ऊपर एक एक इंसान, एक एक नागरिक, उसने फिजा बदल के रख दी। तो ये वोटर अधिकार यात्रा ने किस तरह से पूरा बिहार का वहाँ पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया है, ये कह रहे हैं आरजेडी सांसद मनोज झा। और हम लोग उसको देख भी रहे हैं, वहाँ से लाइव तस्वीरें और लाइव रिपोर्टिंग अभी हम लोगों ने देखी भी, किस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा को लेकर वहाँ बिहार के लोग पहले से ही जागरूक हैं और उनकी जागरूकता दिखाई पड़ रही है। अमलेंदु जी, हम लोगों ने चर्चा शुरू में की कि सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर कैसे सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में कुछ नए सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए हैं और अलग अलग हाई कोर्ट से, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट से आए हैं, उनको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और जो जस्टिस नागरत्ना जो उस कॉलेजियम में शामिल थी, जो फाइनल करती है जजों की सूची को, उन्होंने उस पर आपत्ति जताई थी, कई मुद्दों पर आपत्ति जताई थी, जिनमें दो खास मुद्दे ये थे कि इसमें क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो रहा है, यानी गुजरात से ज़्यादा जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सीनियरिटी को किस तरीके से अंडरमाइन किया गया है। काफ़ी जूनियर पर्पस उस पर सूची में आते थे, कॉलेजियम की सूची में जस्टिस पंचोली, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया गया, बुला लिया गया और उनसे ज़्यादा सीनियर जजेस को बाहर रखा गया। ये सवाल उठ रहे हैं। और भी इसके अलावा कुछ और भी सवाल उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति हुई है यहाँ अभी हाल ही में। हाँ, एक तो समीर जी आरोप ये लग रहा है, खासतौर से इंदिरा जयसिंह जो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हिंदुत्ववादी सरकार अपने लोगों को न्यायपालिका में भर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भर रही है। और ये आरोप समीर जी सच होते हुए इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि आपको याद होगा हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में चर्चा भी की थी कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रही आरती साठे, उनकी बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। तो उसको लेकर भी सवाल उठे थे कि भाई जो बीजेपी का प्रवक्ता रहा है, आप उसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आप उसको हाई कोर्ट में जज के रूप में आप उसको कर रहे हैं। अब जो ये जस्टिस विपुल पंचोली का मामला आया है, हालांकि कल केंद्र सरकार ने उसको पास कर दिया है, उससे मान लिया है और जस्टिस बीवी नागरत्ना का जो डिसेंट नोट था उसको खारिज कर दिया है। उसको लेकर भी सवाल उठे हैं कि जस्टिस विपुल पंचोली जो है वो काफ़ी जूनियर हैं अन्य जजेस के मुकाबले, और खुद 3 महिला जज जो हैं वो उनसे ज़्यादा सीनियर थी जिनके नाम नहीं लिए गए। और उनमें एक नाम जो खुद गुजरात हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उनका भी नाम है, वो भी सीनियर है, उनका भी नाम नहीं लिया गया। और पटना से विपुल पंचोली जी को लेकर ले आया गया, वो भी गुजरात से आते हैं ये बताया जा रहा है। तो अब गुजरात से 3 जज जो है वो इसमें जो सिफारिश की गई है उसमें 3 जज गुजरात से आ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि गुजरात का प्रभाव इस तरीके से क्यों हो रहा है, और जिस तरीके से लाया जा रहा है समीर जी, ये आरोप है कि इस तरीके से जजों की नियुक्ति की जा रही है ताकि आने वाले समय में अधिकांश जो सीजीआई होंगे वो गुजरात से ही होंगे और भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक काम करने वाले होंगे। ये आरोप एक तरीके से लग रहे हैं। इंदिरा जयसिंह ने इसको लेकर एक अपना पोस्ट किया था, उन्होंने एक्सपर्ट लिखा था कि जिन वरिष्ठ न्यायाधीशों के नाम पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है उनमें 3 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं। यह न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे बॉम्बे उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति लिसा गिल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। ये था। अब कल एक कार्यक्रम में समीर जी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस अभय एस ओका, वो मौजूद थे और जस्टिस अभय एस ओका की मौजूदगी में जो सवाल किया अपने इन्होंने इंदिरा जयसिंह ने, और उन्होंने इंदिरा जयसिंह ने ये साफ तौर पे कहा कि लग ये रहा है कि शायद जो है सरकार जो है वो अपने मनपसंद लोगों को इसमें भर रही है। ये उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने पूछा कि भावी जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए किस तरीके के मानदंड अपनाए जा रहे हैं। हमें लगता है कि हिंदुत्ववादी सरकार सिर्फ उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रही है जिन्हें वह चाहती है। एकमात्र महिला न्यायाधीश की असहमति को नजरअंदाज किया गया। इस पर जस्टिस ओका ने जवाब दिया कि शुक्र है कि मैं कॉलेजियम में नहीं हूं, और उनका कि हाँ बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, हमें असहमति का पता होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि आजकल अच्छे वकीलों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना मुश्किल है। नियुक्ति ना करने के कारण बताए गए। यहाँ गोपनीयता का क्या है, असहमति का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ असहमति क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि मौके पर ही पूरा समाधान पारदर्शिता लाता है, लेकिन उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विचार विमर्श भी इसका एक हिस्सा होता है। और आपने एक महत्वपूर्ण बहस शुरू की है, ये उन्होंने कहा। लेकिन इसी के साथ साथ समीर जी, एक और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, और उनकी अभी एक किताब आई है समीर जी, और वो किताब है इनकम्प्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एट 75। और उसमें एक निबंध में न्यायमूर्ति लोकुर जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को उनके द्वारा दिए गए फैसले के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित करने के लिए कॉलेजियम पर बार बार दबाव डाला था। आप समझ लीजिए समीर जी कि एक फैसला जो था उसकी वजह से बार बार कॉलेजियम पर दबाव डाला गया कि इनका यहाँ से तबादला कर दिया जाए। लेकिन ये कदम तब तक अमल में नहीं आया जब तक कि स्थानांतरण का विरोध करने वाले प्रमुख न्यायाधीश सेवानिवृत्त नहीं हो गए। यानी जब तक वो सीजीआई जो थे उस समय के, वो जो विरोध कर रहे थे वो सेवानिवृत्त नहीं हो गए, तब तक ये फैसला नहीं आ पाया। और ये भी उन्होंने लिखा है कि दिसंबर 2018 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ये मांग फिर से उठी। उसी समय न्यायमूर्ति ए के सीकरी ही इस प्रस्ताव के खिलाफ थे, और मार्च 2019 में न्यायमूर्ति सीकरी के बाद स्थानांतरण का प्रस्ताव फिर से उठाया गया। और जस्टिस लोकुर ने लिखा है कि अंततः न्यायमूर्ति मुरलीधर का फरवरी 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय से मनमाने ढंग से स्थानांतरण कर दिया गया। और उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कामकाज में पारदर्शिता के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए। एक बार मुझे स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि मुख्य न्यायाधीश को कार्यपालिका द्वारा एक स्थानांतरण करने की सलाह दी गई थी। न्यायमूर्ति मुरलीधर का दिल्ली उच्च न्यायालय से उनके द्वारा दिए गए एक फैसले के लिए स्थानांतरण मेरे विचार से निश्चित रूप से स्थानांतरण का आधार नहीं हो सकता, और इसलिए मैंने प्रस्ताव पर अपनी असहमति व्यक्त की और मुख्य न्यायाधीश ने मेरे विचार को तुरंत स्वीकार कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय से मेरी सेवानिवृत्ति के बाद स्थानांतरण का मुद्दा फिर से उठाया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में नए सदस्य न्यायमूर्ति सीकरी का भी यही विचार था और उन्होंने भी प्रस्तावित स्थानांतरण का विरोध किया था। न्यायमूर्ति सीकरी की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति मुरलीधर को मनमाने ढंग से दिल्ली उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। ये जो है उनका साफ तौर पर कहना है। और समीर जी, आपको याद होगा कि एक जस्टिस अकील कुरैशी थे। जी हाँ, उनको भी सुप्रीम कोर्ट लाने का मसला था। चूंकि उन्होंने अमित शाह के खिलाफ जो फैसला दिया था तो उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया गया और कॉलेजियम के ऊपर ये दबाव डाला गया। ये साफ तौर पर आरोप है कि उनके ऊपर ये दबाव था कि इनको यहाँ नहीं लाया जाए। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी तरीके से जस्टिस जोसेफ जो उत्तराखंड में जिन्होंने सरकार जो थी जो छीन ली थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसका फैसला पलट दिया था। उनको भी सुप्रीम कोर्ट आने से पहले रोका गया, लेकिन वो उसमें सरकार होती हुई कामयाब नहीं हो पाई। अब ये आरोप लग रहा है कि अब सरकार इस स्थिति में पहुंच गई है और कॉलेजियम भी शायद उसकी मनमर्जी का शायद कुछ हो गया, पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन जस्टिस गवई जो उसमें है, और वो उन्होंने कहा भी है जस्टिस गवई ने कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई पद भी नहीं लेंगे। तो अब रिटायरमेंट के बाद कोई पद लेंगे या नहीं लेंगे, उससे देश को क्या मतलब है? सवाल तो ये है कि जो हो रहा है वो किस तरफ जा रहा है। तो न्यायपालिका के अंदर अगर इस तरीके की चीजें आ रही हैं तो ये एक बड़े खतरनाक संकेत जो है ये मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों की आशा यही है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार संविधान का कस्टोडियन है, और अगर विचारधारा के तौर पर इस तरीके से भर्तियां होंगी और इस तरीके से सरकार के मनमाने तरीके से लोग आना शुरू हो जाएंगे तो फिर न्याय फिर एक दूर की कौड़ी हो जाएगा। जी बिल्कुल, चूंकि अंतिम न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का ही रुख लोग करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर अगर ये आरोप लग रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से विचारधारा के
आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लाया जा रहा है। क्षेत्रीय असंतुलन को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। कुछ राज्यों से यहाँ पर जानबूझकर ज़्यादा लोग लाए जा रहे हैं। कई राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है, यानी कई राज्यों से कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है। कई राज्यों की जो के उच्च न्यायालय जो हैं, हाई कोर्ट्स जो हैं, हालांकि इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन एक जो परंपरा है कि एक संतुलन बनाए रखा जाता है कि कम से कम सभी राज्यों को का प्रतिनिधित्व हो और एक ही राज्य से सारे के ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना उसमें आए। तो ये बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, और इस तरह की चीज़ें निश्चित तौर पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर अंतिम रूप से न्याय मिलने की उम्मीद होती है। यहाँ संसद में भी अगर कुछ फैसले होते हैं, संसद भी कानून बनाती है, जिस पर आपत्ति होती है, जिस पर जो लोग नहीं मानते हैं, उसको भी चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी किसी खास विचारधारा से प्रभावित जजों का एक समूह बन जाएगी, तब फिर लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, ये चिंता जताई जा रही है। और इधर वोट चोरी को लेकर सरकार फंसी ही है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर इतने बड़े और गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब जो कहा है राहुल गांधी ने कि अभी और भी कई सीटों के में जिस तरीके से गड़बड़ियां की गई हैं, वोट चोरी की गई है, उसका भी जल्दी ही खुलासा होने वाला है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस मामले में बुरी तरीके से उलझ गया है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग की इसके साथ ही सरकार भी घिरी नजर आ रही है, फंसी हुई नजर आ रही है। रहेगी इन सब पर नज़र। यात्रा पर भी हमारे साथी वहां मौजूद हैं। क्या कुछ हो रहा है यात्रा में, किस तरीके से लोगों का सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है, और खुद बिहार के मतदाता कितने जागरूक हैं, ये सारी बातें भी इससे पता लग रही हैं। अब फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।